हेलो स्टूडेंट्स, आपका मैं आईसीटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग ओ लेवल और ए लेवल के कोर्स का जो पहला पेपर है M1.R5 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे। मैंने आपको 19 क्वेश्चन पहले सजेस्ट किया था इसके पार्ट 1 में। पार्ट सेकंड में हम लोगों ने 7 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इस 7 क्वेश्चन को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताया था कि कैसे क्या लिखना है। तो उसी ही क्रम को जारी करते हुए मैं आगे के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं आंसर के रूप में। इसे इंग्लिश में भी आपको बताया जा रहा है और हिंदी में भी कैसे लिखना है ये भी बताया जा रहा है। तो बिना देर किए हुए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें पहला आ रहा है कर्नल, दूसरा आ रहा है सिस्टम लाइब्रेरी, तीसरा आ रहा है शेल। हिंदी में अगर बात करें तो पूछा जा रहा है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें, कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरी, शेल। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल को डिफाइन करना है, सिस्टम लाइब्रेरी को डिफाइन करना है, सेल को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल का क्या रोल होता है। तो लिनक्स कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एस्टेब्लिशेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर। मोreover, it manages the system resources. It has 4 responsibilities. पहला रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है डिवाइस मैनेजमेंट का। ए सिस्टम हैज मेनी डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट लाइक सीपीयू, मेमोरी डिवाइस, साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड एक्सेट्रा। ए कर्नल स्टोर्स ऑल द डेटा रिलेटेड टू ऑल द डिवाइसेस इन द above driver. Thus, kernel knows what a device can do and how to manipulate it to bring out the best performance. It also manages communication between all the devices. The kernel has certain rules that have to be followed by all devices. दूसरा इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में है another function that kernel has to manage is to memory management. The kernel keeps tracks of used and unused memory and makes sure that processes should not manipulate data of each other using virtual memory addresses. तीसरा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसेस मैनेजमेंट का। इन द प्रोसेस मैनेजमेंट कर्नल assigns enough time and gives properties to process before handling CPU to other processes. It also deals with security and ownership information. चौथा इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स। हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स मीन्स ए प्रोग्रामर कैन राइट ए क्वेरी और आस्क द कर्नल टू परफॉर्म ए टास्क। ये आपका होता है कि कर्नल का क्या रोल होता है। अभी पूछा जा रहा है कि सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होता है लिनक्स में। तो सिस्टम लाइब्रेरीज आर एसेंशियल प्रोग्राम्स दैट हेल्प इन एक्सेसिंग द कर्नल्स फीचर्स। ए कर्नल हैज टू बी ट्रिगर्ड to perform a task and this triggering is done by the application, but application must know how to place a system call because each kernel has a different set of system calls. Programmers have developed a standard library of procedures to communicate with the kernel. Each operating system supports these standards and then these are transferred to system calls for that operating system. The most well-known system library for Linux is glibs, glibs, GNU C library इसको बोलते हैं। अभी तीसरा टर्म है हमारा शेल करके। A shell provide you with an interface to the Unix system. It gathers input from you and executes program based on that input. When a program finishes executing, it displays that performs output. Shell is an environment in which we can run our commands, programs and shell scripts. There are different flavors
flavors of a cell, just as 3 are different flavors of operating system. Each flavor of cell has its own set of recognized commands and function. नेक्स्ट इसी से ही रिलेटेड है सेल प्रॉम्प्ट। द प्रॉम्प्ट ये डॉलर का सिंबल है, विच इज कॉल्ड द कमांड प्रॉम्प्ट इज इशूड बाय द शेल। while the prompt is displayed you can type a command। तो ये आपके लिनक्स में कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरीज, सेल के बारे में डिस्कशन हुआ है। अब अगर इसी को हिंदी में लिखने की बात आती है तो कैसे लिखा जाएगा उसकी बात कर ली जाए। तो अगर कर्नल को हिंदी में आपको डिफाइन करना है तो लिनक्स कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है या उपकरणों और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करता है। इसके अलावा यह सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है। इसकी 4 जिम्मेदारियां होती हैं। पहला है डिवाइस प्रबंधन। एक सिस्टम से कई डिवाइस जुड़े होते हैं जैसे सीपीयू, एक मेमोरी डिवाइस, साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड आदि। एक कर्नल डिवाइस ड्राइवर में सभी डिवाइस से संबंधित सभी डेटा को स्टोर करता है, उपकरणों को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। इस प्रकार कर्नल जानता है कि एक उपकरण क्या कर सकता है और सर्वोत्तम प्रदर्शन लाने के लिए इसे कैसे हेरफेर करना है। यह सभी उपकरणों के बीच संचार का प्रबंधन भी करता है। कर्नल के कुछ नियम हैं जिनका सभी उपकरणों को पालन करना होता है। दूसरा है स्मृति प्रबंधन। एक अन्य कार्य जिसे कर्नल को प्रबंधित करना होता है वह है स्मृति प्रबंधन। कर्नल प्रयुक्त और अप्रयुक्त मेमोरी का ट्रैक रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि वर्चुअल मेमोरी एड्रेस का उपयोग करके प्रक्रिया को एक दूसरे के डेटा में हेरफेर नहीं करना चाहिए। तीसरा है प्रक्रिया प्रबंधन। इस प्रक्रिया में प्रबंधन कर्नल पर्याप्त समय प्रदान करता है और अन्य प्रक्रियाओं के लिए सीपीयू को संभालने से पहले प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देता है या सुरक्षा और स्वामित्व की जानकारी से भी संबंधित है। अगला है सिस्टम कॉल को संभालना। सिस्टम कॉल को संभालने का मतलब है कि एक प्रोग्रामर एक प्रश्न लिख सकता है या कर्नल को कार्य करने के लिए कह सकता है। तो ये आपका होता है कर्नल के बारे में। अगर आप सिस्टम लाइब्रेरीज को हिंदी में डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे। सिस्टम लाइब्रेरी विशेष प्रोग्राम है जो कर्नल की विशेषताओं तक पहुंचने में मदद करते हैं। किसी कार्य को करने के लिए कर्नल का ट्रिगर करना पड़ता है और यह ट्रिगरिंग अनुप्रयोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन एप्लीकेशन को पता नहीं होना चाहिए कि सिस्टम कॉल कैसे किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक कर्नल में सिस्टम कॉल का एक अलग सेट होता है। प्रोग्रामर्स ने कर्नल के साथ संचार करने के लिए प्रक्रियाओं का एक मानक पुस्तकालय विकसित किया है। प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम इन मानकों का समर्थन करता है और फिर इन्हें उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिस्टम कॉल में स्थानांतरित करता है। लिनक्स के लिए सबसे प्रसिद्ध सिस्टम लाइब्रेरी GNU-C लाइब्रेरी है। तो ये हो जाता है आपका सिस्टम लाइब्रेरी। अब बात करते हैं शेल को हिंदी में कैसे लिखेंगे। एक सेल आपको यूनिक्स प्रणाली के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है या आपसे इनपुट एकत्र करता है और उस इनपुट के आधार पर प्रोग्राम निष्पादित करता है। जब कोई प्रोग्रामर निष्पादित करना समाप्त करता है तो वह उस प्रोग्राम के आउटपुट को प्रदर्शित करता है। सेल एक ऐसा वातावरण है जिसमें हम अपने कमांड, प्रोग्राम और सेल स्क्रिप्ट चला सकते हैं। सेल के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग फ्लेवर होते हैं। सेल के प्रत्येक स्वाद में मान्यता प्राप्त आदेशों और कार्यों का अपना सेट होता है। तो ये आपका एक डिफरेंस हो जाता है कि आप कैसे लिनक्स के कर्नल को डिफाइन करेंगे, कैसे सिस्टम लाइब्रेरी को डिफाइन करेंगे, और लास्ट में था शेल के बारे में। अब हमारा जो अगला 9वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर है। इसमें ये कहा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पैम एंड वायरस, हाउ डू यू अवॉइड ईच ऑफ द टू इन योर सिस्टम। यानी ये पूछ रहे हैं कि स्पैम और वायरस में क्या अंतर है, आप अपने सिस्टम में दोनों में से प्रत्येक से कैसे बचते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि स्पैम और वायरस क्या होते हैं, इनका अंतर क्या है, और अगर आपको इनसे बचना है तो उसके लिए आप क्या बातों को ध्यान रखते हैं, क्या करते हैं, उसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले इंग्लिश में बात कर लेते हैं। स्पैम का परिभाषा अगर देखें तो क्या है। स्पैम इज एनी काइंड ऑफ unwanted, unsolicited digital communication that gets sent out in bulk. Often spam is sent via email, but it can also be distributed via text messages, phone calls और social media. अभी बात करें टाइप ऑफ स्पैम की, तो स्पैमर्स use many form of communication to bulk send their unwanted messages. Some of these are marketing messages, peddling
unsolicited goods. Other types of spam message can spread malware, tricky you into divulging personal information, or scare you into thinking you need to pay to get out of trouble. Email spam filters catch many of these type of messages, and phone carriers often warn you of a spam risk from unknown callers. Whether via email, text, phone, or social media, some spam messages do get through, and you want to be able to recognize them and avoid these threats. यहाँ पे बात चल रही है कि जो डिफरेंट वेज होते हैं अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पैम से, तो उसमें पहला है यूज योर ईमेल क्लाइंट्स स्पैम रिपोर्टिंग फंक्शन। अगला है कन्वर्सेसली टेल योर ईमेल क्लाइंट विच ईमेल्स आर नॉट स्पैम। नेक्स्ट है साइन अप फॉर थिंग्स विथ डिस्पोजल और फेक ईमेल एड्रेसेस। अगला है डोंट इंगेज विद स्पैम इन एनी वे। नेक्स्ट है डोंट पब्लिश योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। अगला है आपका इफ समवन यू नो हैज सेंड यू स्पैम टेल देम। नेक्स्ट लास्ट है इफ यू मैनेज ए वेबसाइट यूज करंट सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी मेजर्स। तो ये आपका होता है कि स्पैम क्या है और स्पैम से कैसे बचा जाए। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं। एक कंप्यूटर वायरसेस इज ए टाइप ऑफ malicious software or malware that spread between computers and causes damage to data and software. Computer viruses aim to disturb system, cause major operational issues, and result in data loss and leakage. A key thing to know about computer viruses is that they are designed to spread across programs and systems. Computer viruses typically attach to an executable host file, which results in their virtual codes executing. When a file is opened, the code then spreads from the document or software it is attached to via networks, drives, file sharing programs, or infected email attachment. यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायरसेस कैसे कैसे आपके सिस्टम पे पहुँचते हैं, और अगर पहुँचते हैं तो ये क्या कर सकते हैं। स्पीड ऑफ सिस्टम, पॉपअप विंडोज, प्रोग्राम सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, अकाउंट्स बीइंग लॉग्ड आउट, क्रैशिंग ऑफ द डिवाइस, मास ईमेल्स बीइंग सेंट फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट। अभी बात आ रहा है कि वायरसेस से हम लोग कैसे प्रोटेक्ट हों, तो इसमें है पहला यूज ए ट्रस्टेड एंटीवायरस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है अवॉइडिंग क्लिकिंग पॉपअप एडवर्टीजमेंट्स। नेक्स्ट है स्कैन योर ईमेल अटैचमेंट। नेक्स्ट है स्कैन द फाइल्स दैट यू डाउनलोड यूजिंग फाइल शेयरिंग प्रोग्राम। तो लास्ट में आपको बताया जा रहा है कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो स्पैम ए सॉफ्टवेयर विच क्रिएट्स ए वायरस इन योर डिवाइस और प्रैंक्स यू। प्रैंक्स का मतलब शरारत होता है, वायरस a code which can infect your device or its system by damaging it or making it function improperly। तो ये आता है इंग्लिश में कि कैसे आप स्पैम और वायरस को डिफाइन करेंगे। अगर हिंदी की बात की जाए स्पैम के बारे में, तो स्पैम किसी भी प्रकार का अवांछित डिजिटल संचार है जो थोक में भेजा आता है। अक्सर स्पैम ईमेल के माध्यम से भेजा आता है, लेकिन इसे टेक्स्ट संदेश, फोन कॉल या सोशल मीडिया के माध्यम से भी वितरित किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ स्पैम को हिंदी में लिखेंगे। स्पैमर अपने अवांछित संदेशों को बल्क में भेजने के लिए संचार के कई रूपों का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ अवांछित सामानों को बेचने वाले मार्केटिंग संदेश हैं। अन्य प्रकार के स्पैम संदेश मैलवेयर फैला सकते हैं, आपको व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए छल कर सकते हैं, या आपको यह सोचकर डरा सकते हैं कि परेशानी से बाहर निकलने के लिए आपको भुगतान करने की आवश्यकता होगी। ईमेल स्पैम फिल्टर इस प्रकार के कई संदेशों को पकड़ते हैं, और फोन वाहक अक्सर आपको अज्ञात कॉल करने वालों से स्पैम जोखिम की चेतावनी देते हैं। ईमेल, टेक्स्ट, फोन या सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ स्पैम संदेश आते हैं और आप उन्हें पहचानने और इन खतरों से बचने में सक्षम होना चाहते हैं। तो स्वयं को कैसे इसे रोकना होगा उसके लिए तरीका बताया गया है। अपने ईमेल क्लाइंट के स्पैम रिपोर्टिंग फंक्शन का उपयोग करें। दूसरा है इसके विपरीत अपने ईमेल क्लाइंट को बताएं कि कौन सी ईमेल स्पैम नहीं है। नेक्स्ट है डिस्पोजल
डिस्पोजेबल या नकली ईमेल पतों वाली चीज़ों के लिए साइन अप करें, किसी भी तरह से स्पैम में शामिल ना हो, आपकी संपर्क जानकारी प्रकाशित ना करें। अगर आपके किसी परिचित ने आपको स्पैम भेजा है तो उन्हें बताएं। यदि आप किसी वेबसाइट का प्रबंधन करते हैं तो वर्तमान सॉफ्टवेयर और सुरक्षा उपायों का उपयोग करें तो ये स्पैम हुआ था। अब कंप्यूटर वायरस को अगर हिंदी में लिखना हो, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मैलवेयर है जो कंप्यूटर के बीच फैलता है और डेटा और सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस का उद्देश्य सिस्टम को बाधित करना, प्रमुख परिचालन मुद्दों का कारण बनना और डेटा हानि और रिसाव का परिणाम है। कंप्यूटर वायरस के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें प्रोग्राम और सिस्टम में फैलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। कंप्यूटर वायरस आमतौर पर एक निष्पादन योग्य होस्ट फाइल से जुड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फाइल खोलने पर उनके वायरल कोड निष्पादित होते हैं। कोड तब दस्तावेज या सॉफ्टवेयर से फैलता है जो इसे नेटवर्क, ड्राइव, फाइल साझाकरण प्रोग्राम या संक्रमित ईमेल अनुलग्नों के माध्यम से फैलते हैं। कंप्यूटर वायरस के प्रकार में प्राणी की गति, पॉपअप विंडो, प्रोग्राम स्वयं निष्पादित, खाते लॉग आउट हो रहे हैं, डिवाइस का क्रैश होना, आपके ईमेल खाते से बड़े पैमाने पर ईमेल भेजे जा रहे हैं। आपके कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचाया जाए? विश्वसनीय एंटीवायरस उत्पाद का उपयोग करें। पॉपअप विज्ञापनों पर क्लिक करने से बचें। अपने ईमेल अटैचमेंट को स्कैन करें। फाइल साझाकरण प्रोग्रामों का उपयोग करके आपके द्वारा डाउनलोड की जाने वाली फाइलों को स्कैन करें। इसका निष्कर्ष जो निकलता है, निष्कर्ष में स्पैम एक सॉफ्टवेयर जो कि आपके डिवाइस में वायरस फैलाता है या आपके साथ मजाक करता है। वायरस एक कोड जो आपके डिवाइस या उसके सिस्टम को नुकसान पहुंचाकर या उसे गलत तरीके से काम करके संक्रमित कर सकता है। तो ये आपका स्पैम और वायरस के बारे में होता है। अभी देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में माइक्रो की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन माइक्रोज इन लिब्रे ऑफिस। तो देखिए, एक कमांड होता है हमारे लिब्रे ऑफिस के प्रत्येक प्रोग्राम में आता है, चाहे आप राइटर में हो, चाहे इम्प्रेस में हो, चाहे आप कैल्क में हो। तो अगर चाहे किसी के संदर्भ में पूछा जाए तो आप ऐसा ही पूरा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो को परिभाषित किया गया है इंग्लिश में, ए माइक्रो इज सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और keystrokes that are stored for later use. Macros are very useful when you have to repeat the same task in the same way over and over again. हिंदी में अगर बात करें कि माइक्रो क्या है, तो माइक्रो कमांड या की स्ट्रोक का एक ऐसा सहेजा गया अनुक्रम है जो बाद में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। मैक्रोज बहुत उपयोगी होते हैं जब आपको एक ही कार्य को एक ही तरह से बार बार दोहराना है, तो उसके लिए हम माइक्रो का प्रयोग कर सकते हैं। अभी बात आ रहा है कि माइक्रो को अगर हमें करना है तो इसका स्टेप भी मैं दे रहा हूं कि अगर एग्जाम में ये आ जाए कि आप भाई स्टेप भी लिखिए। अगर केवल आता है कि माइक्रो क्या है तो आप परिभाषा ही लिख सकते हो। तो स्टेप के लिए मैंने हिंदी में नहीं दिया है, इंग्लिश के माध्यम से ही आप उसको लिख सकते हो। तो देखिए, अगर आप माइक्रो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो होता क्या है कि माइक्रो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है जो रिकॉर्डिंग वाला है। तो उसको इनेबल करने के लिए, माइक्रो को इनेबल करने के लिए आपको टूल्स मेनू में आना है। टूल्स मेनू में ऑप्शंस मिलेगा, ऑप्शन में लिब्रे ऑफिस मिलेगा और उसमें आपको एडवांस्ड में जाना है। तो जब आप इतना क्लिक करेंगे तो एक चेकबॉक्स बन के आएगा, लिखा होगा इनेबल माइक्रो रिकॉर्डिंग। तो आपको सबसे पहले इसे ऑन करना होगा। तो जब आप इसको ऑन कर दोगे तो आपका माइक्रो रिकॉर्डिंग वाला जो फीचर्स है वो आपको इनेबल मिल जाएगा और आप उसे यूज कर पाएंगे। अब बात आता है कि कैसे रिकॉर्ड करें माइक्रो। तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना है, आपको टूल्स में आना है, माइक्रोज में आना है और रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना है। जैसे ही रिकॉर्ड माइक्रो पे आप क्लिक करोगे, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपको ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा और वहां से आप अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो भी आप माइक्रो में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उस गतिविधि को आप करिए। जैसे कोई फॉर्मेट है, प्रोफार्मा है, तो उसको आप डेवलप कर सकते हैं। उसकी फॉर्मेटिंग के लिए वो काम करना है वो कर सकते हैं। तो आप जो एक्टिविटीज रिकॉर्ड करना चाहते हैं उन्हें कीबोर्ड माउस से करिए। फिर जो छोटा सा डायलॉग बॉक्स आया था उस पर स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो एक माइक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस माइक्रो के डायलॉग बॉक्स में
आपको अपने माइक्रो को पहचानने के लिए एक नाम देना होगा। तो आप कोई भी एक माइक्रो का नाम दे देंगे और उसको सेव कर देंगे। तो मान लेते हैं आपने किसी एक नाम से अपने माइक्रो को सेव कर दिया, तो अब वो सेव मिल जाएगा। अब अगर आपको उसी ही डॉक्यूमेंट में या किसी नए डॉक्यूमेंट में उस काम को दोहराना है, तो आपने रिकॉर्डिंग को रन कर सकते हो माइक्रो को। तो रन करने के लिए टूल्स मेनू में जाएंगे, माइक्रोज में जाएंगे, रन माइक्रो मिलेगा। रन माइक्रो पे क्लिक करने पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आप अपने माइक्रो के नाम को चुन लीजिए और रन के बटन पे क्लिक कर दीजिए। देन वो काम दोहरा जाएगा, आपके सामने होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये क्वेश्चन आता है कि माइक्रो क्या है और उसको कैसे किया जाता है। अब एक टास्क है, हम लोग लिब्रे ऑफिस के खासकर राइटर में काम करते हैं, तो उसमें एक फीचर्स होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग। तो अगर आप चाहते हो कि हम स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग को चाहते हैं कि वो एक्टिवेट हो जाए या एक्टिवेट है तो उसको डीएक्टिवेट करना है, तो कैसे करेंगे। तो पूछा गया है हाउ टू टर्न ऑफ एंड एक्टिवेट ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग एंड ऑटोमेटिक ग्रामर चेकिंग इन लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम। हिंदी में अगर बात करें तो ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम में स्वचालित स्पेलिंग जांच और स्वचालित व्याकरण जांच को कैसे बंद और सक्रिय करें। तो देखिए इसका मैं आपको जो आंसर दे रहा हूं तो इसमें है देयर आर 2 वेज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। पहला मैनुअल मोड होता है और दूसरा ऑटोमेटिक मोड होता है। तो अगर आप इसे मैनुअली करना चाहते हैं तो उसके लिए F7 शॉर्टकट की होता है, या टूल्स में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर चला सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक चेक करे तो उसके लिए इस फीचर्स को हमें ऑन करना होता है। तो अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो कैसे ऑन करेंगे, तो आपको टूल्स मेनू में आना है, वहां आपको ऑप्शन मिलेगा और ऑप्शन में आपको एक मिलेगा लैंग्वेज, अंडर एक लैंग्वेज का टैब मिलेगा, उसके अंतर्गत लैंग्वेज सेटिंग मिलेगा। आपको लैंग्वेज सेटिंग के अंदर सबसे पहले उस लैंग्वेज को सेट करना है जिसका आधार बना के आपको स्पेलिंग और ग्रामर का चेकअप कराना है। फिर उसी में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक स्पेलिंग एज यू टाइप और एक ऑप्शन मिलेगा चेक ग्रामर एज यू टाइप। आपको इसे चेक कर लेना है, माने ऑन कर लेना है, एंड देन ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये फीचर्स आपका ऑन हो जाएगा। और अगर आपको इसे ऑफ करना हुआ तो फिर टूल्स से जाके पूरा स्टेप फॉलो करते हुए आप इन दोनों ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ आता है कि कैसे आप ऑन ऑफ करेंगे ऑटोमेटिक स्पेलिंग को। अभी आगे पूछा जा रहा है कि हमारा जो इम्प्रेस है लिब्रे ऑफिस में, उसमें स्लाइड एनिमेशन और ट्रांजिशन क्या है और इसको कैसे लागू करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन ट्रांजिशन कैसे लागू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजिशन को परिभाषित किया गया है कि ट्रांजिशन होता क्या है। स्लाइड ट्रांजिशंस आर द इफेक्ट्स that take place between slides when slides change in a presentation. Transition can add a professional look to a slideshow, smoothing the change over between slides. Transitions can be applied to individual slides or all the slides in a presentation. मैंने इसे हिंदी में भी दिया है। स्लाइड ट्रांजिशन से वे प्रभाव होते हैं जो स्लाइड्स के बीच तब होते हैं जब स्लाइड्स किसी प्रेजेंटेशन में बदलती है। संक्रमण स्लाइड शो में एक पेशेवर रूप जोड़ सकते हैं, स्लाइड के बीच परिवर्तन को सुचारू कर सकते हैं। ट्रांजिशन को अलग अलग स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स पर लागू किया जा सकता है। अब मैं इसका स्टेप बता रहा हूं कि अगर आपको ट्रांजिशन लागू करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए आपको एक टूल दिखता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, से साइड बार बोलते हैं, आपको राइट साइड में दिखाई पड़ेगा। अगर ये ऑफ है तो आप व्यू मेनू में आके इसको ऑन करिए। तो जब साइड बार को आप देखोगे तो आपको उसमें ऐसा एक आइकन मिलेगा जिसे स्लाइड ट्रांजिशन आइकन बोलते हैं। तो अभी आपको इस पर क्लिक कर देना है, फिर उस स्लाइड को एक्टिव रखना है जिसके ऊपर आप स्लाइड ट्रांजिशन सेट करना चाहते हैं। और आप देखोगे कि जब स्लाइड ट्रांजिशन आइकन पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ट्रांजिशन उपलब्ध मिल जाएंगे। आप उनमें से किसी एक ट्रांजिशन को चुन लीजिए तो उसका प्रीव्यू आपको तुरंत दिखाई देगा। आप कोई वहां से ट्रांजिशन ले लीजिए, साथ साथ आप स्पीड भी उसका सेट कर सकते हैं कि जो ड्यूरेशन होगा दिखाने का वो क्या होगा। आप एक साउंड भी सेट कर सकते हैं कि जब हमारा एक स्लाइड का शो खत्म होगा दूसरे पे हो जाएगा तो उसमें क्या आवाज आए, ये भी आप दे सकते हैं। साथ साथ
आप यहाँ पर एडवांस का एक पाएंगे टैब, उसमें आप ये भी सेट कर सकते हैं कि एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड मैनुअली आवे कि ऑटोमेटिकली आवे, ये आप सेट कर सकते हो। और अगर आपको ये सारी बातें पूरे स्लाइड पे लागू करनी है तो अप्लाई टू ऑल स्लाइड पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो इससे आपका हो जाएगा कि ट्रांजिशंस सेट हो जाएंगे। अभी अगर एनिमेशन सेट करने की बात हो रही है तो एनिमेशन को पहले परिभाषित किया गया है, स्लाइड एनिमेशंस आर सिमिलर टू ट्रांजिशंस बट दे आर अप्लाइड टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन ए सिंगल स्लाइड, टाइटल, चार्ट, सेव और इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट। एनिमेशन इफेक्ट्स आर अप्लाइड फ्रॉम नॉर्मल व्यू सो दैट यू कैन सेलेक्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑन ए सिंगल स्लाइड। इसे हिंदी में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है, लेकिन वो एक ही स्लाइड में अलग अलग तथ्यों पर लागू होते हैं, जैसे शीर्षक, चार्ट, आकार या व्यक्तिगत बुलेट बिंदु। एनिमेशन प्रभाव समान दृश्य से लागू होते हैं ताकि आप एक ही स्लाइड पर अलग अलग ऑब्जेक्ट का चयन कर सकें। अभी इसका स्टेप बताया जा रहा है कि कैसे आप करोगे। तो करने का तरीका ये है कि आपका जो साइड बार है ये टूल खुला होना चाहिए, इसी में ही कस्टम एनिमेशन का एक आइकन मिलेगा ऐसा, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको अपने स्लाइड से उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिस पे आप एनिमेशन सेट करना चाहते हैं। आपको प्लस का आइकन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको इफेक्ट्स के टाइप्स मिलेंगे, आप उनमें से जो भी इफेक्ट्स लेना चाहते हैं वो आप इफेक्ट्स वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप ये भी सेट कर सकते हैं कि जो इफेक्ट्स है वो एक के बाद एक जो आएगा वो माउस क्लिक करने पे आएगा, कि विद प्रीवियस आएगा कि आफ्टर प्रीवियस आएगा। आप अपने एनिमेशन का ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं। तो ये आपका जो हो जाता है ये एनिमेशन सेट करने वाले की बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व दे दिए हैं। अभी आपका वीडियो जो है ये काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर करिए, जिससे मैं आगे के क्वेश्चंस को जब वीडियो के रूप में बना के डालूँ तो आपको उसका अलर्ट मिल जाए। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। आप इसे लोगों को शेयर भी करिए जैसे लोगों को ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। अभी हमारे पास 13 से लेकर 19 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के कल दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके ओ लेवल और ए लेवल के M1 R5 में एग्जाम के लिए बहुत सहयोगी होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ